आर्थराइटिस यानी कि गठिया की समस्या आजकल के परिवेश में काफी आम हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 180 मिलियन आबादी गठिया से परेशान है और पुरुषों की तुलना में ये बीमारी महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। साथ ही रिपोर्ट में ये तथ्य भी सामने आया है कि गठिया का इलाज सही समय पर ना होने के कारण शरीर में अन्य बीमारियों के होने का खतरा भी काफी बढ़ जाता है और इस वजह से ये जरूरी हो गया है कि लोगों को इस बीमारी की ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए ताकि वे इसके प्रति और ज्यादा सतर्क रह सकें और अगर कभी भी कोई भी इस बीमारी की चपेट में आ जाए तो उस स्थिति में वो अपना इलाज सही ढंग से करा सकते हैं। तो आर्थराइटिस बीमारी और उसके ट्रीटमेंट के बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सौरभ शुक्ला, जो वर्तमान में विवेकानंद पॉलीक्लिनिक और आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में वरिष्ठ सलाहकार और हड्डी रोग विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। इन्हें 22 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। अपर लिम, लोअर लिम, प्राइमरी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट्स, रिवीजन ज्वाइंट रिप्लेसमेंट्स और कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा के क्षेत्र में इन्हें महारत हासिल है। अपनी अब तक के मेडिकल प्रैक्टिस में इन्होंने यूके और भारत के विभिन्न केंद्रों में काम किया है। तो डॉक्टर सौरभ शुक्ला आज हमारे बीच मौजूद हैं, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सौरभ शुक्ला हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और मैं आज आप लोग से आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों की तकलीफ और उसके समाधान के बारे में कुछ टिप्स आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आर्थराइटिस या फिर गठिया है क्या? दो हड्डियों को मिला के एक जोड़ बनता है, दो हड्डियों को मिला के एक जॉइंट बनता है। जैसे कि ऊपर की हड्डी, अगर ये ऊपर की फीमर बोन लेते हैं और नीचे वाली जो है अगर टिबिया लेते हैं, तो इन दोनों हड्डियां जहां मिलती हैं वहां मूवमेंट होता है। किसी भी दो हड्डियों के बीच में मूवमेंट एक जॉइंट बनाता है और किसी भी जॉइंट में किसी तरीके का किसी प्रकार के रोग को हम लोग लूजली या अंग्रेजी में आर्थराइटिस कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में गठिया भी कहते हैं। साथ ही डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि आर्थराइटिस गठिया कितने प्रकार के हो सकते हैं? नॉर्मली आर्थराइटिस दो किस्म के होते हैं इंग्लिश में। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम लोग गठिया कहते हैं, और वो अमूमन ज्यादा उम्र की बीमारी है। कारण ये है कि अगर उन जोड़ों में अगर ग्रीस या साइनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज या कुशन घिस जाती है उम्र की वजह से, तो फिर दो हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं और जिसकी वजह से तकलीफ होती है। इसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और दूसरे किस्म की बीमारी है जिसको हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जो आपके यंग एज में पाई जाती है और वो जनरली जो है 20 से 25 साल के उम्र में चालू होती है और वो लंबे समय तक खिंचती है, लगभग 45 से 50 साल तक खिंचती है। और डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम लोग गठिया कहते हैं, वो एक ज्यादा उम्र के लोगों में पाई जाती है। इसमें उम्र की वजह से जोड़ में पानी कम हो जाता है। पानी कम होने की वजह से जो जोड़ का कुशन है वो घिस चुका होता है और कुशन के ठीक ऊपर और नीचे की हड्डियां चूंकि एक्सपोज हो जाती हैं, इसलिए वो रगड़ खाती हैं। हम लोग देखते हैं कोई भी चीज जो रफ हो, जो खुरदरी हो और जो रगड़ खाए, दो खुरदरे सरफेस अगर आपस में रगड़ खाते हैं तो उसमें हीट पैदा होती है और जलन पैदा होती है। यही चीज जोड़ों में होती है। इसीलिए बड़े उम्र में आप अक्सर लोगों को देखेंगे कि कुछ दूर चलने के बाद उनको दर्द महसूस होता है और वो और कुछ नहीं, सिर्फ दो जोड़ों के रगड़ की वजह से, दो हड्डियों के बीच में रगड़ की वजह से जो दर्द होता है, जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। बिल्कुल, आपने सटीक जानकारी दी। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि रूमेटॉइड गठिया क्या होता है, जरा इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक अलग किस्म की आर्थराइटिस होती है जो कम उम्र में पाई जाती है। 15 से लेके 15 साल की उम्र से लेके ऊपर तक अक्सर गठिया बाई जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जोड़ शुरू में तो ठीक रहते हैं, हड्डियां जो जोड़ बनाती है वो तो ठीक रखते हैं, लेकिन जो झिल्ली होती है आपस में, उसमें खून की जो चाल होती है वो गड़बड़ हो जाती है। हम सब जानते हैं कि खून खाद्य पदार्थ लाता है जोड़ों के लिए, और जब जोड़ों में खाद्य पदार्थ की कमी हो जाती है खून के चाल की वजह से, तो जोड़ पूरा का पूरा इन्वॉल्व होने लगता है। इसीलिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस
कम उम्र में स्टार्ट होता है और उसके लिए बहुत लंबे समय तक दवा करनी पड़ती है, कभी कभी 8-10 साल दवा करनी पड़ती है और वो लगभग 40-45 से 50 साल तक चलती है। डॉक्टर साहब, घुटने के गठिया यानी कि नी आर्थराइटिस के लक्षण क्या क्या कुछ हो सकते हैं, ये भी जरा अपने दर्शकों को बताइए। जनरली आर्थराइटिस की वजह से जो मरीज परेशान होते हैं उनका सबसे अहम पहलू होता है दर्द, यानी कि मरीज चाहे वो 50 मीटर चले, 100 मीटर चले या 50 कदम चले, उसको महसूस होने लगता है कि जिस जोड़ में आर्थराइटिस है उसमें या तो काम करने में या चलने में, काम करना मतलब अगर आपका शोल्डर कंधा इन्वॉल्व है, अगर उसमें आर्थराइटिस है तो कुछ भी काम करेगा चलाने वाला काम, तो फिर उसको दर्द महसूस होगा। सिमिलरली अगर घुटने में तकलीफ है या टखने में तकलीफ है या स्पाइन में भी आर्थराइटिस है, कुछ देर चलेगा तो मरीज को लगेगा कि उसके जोड़ जो हैं कोलैप्स कर रहे हैं, उसकी हड्डियां कोलैप्स कर रही हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम होता है वो होता है दर्द। दूसरा होता है कि जैसे मरीज सुबह उठता है, चूंकि जोड़ घिसे होते हैं इसलिए मरीज को उन जोड़ों को चलाने में शुरुआत में तकलीफ होती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टिफनेस। दर्द और स्टिफनेस के साथ जोड़ों में स्वेलिंग होती है। अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ तो जोड़ जो स्वलन होते हैं वो थोड़े कम स्वलन होते हैं। अगर ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ तो स्वेलिंग बहुत बढ़ जाती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अंतर ये होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ एक बड़े जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में स्वेलिंग और दर्द एक से ज्यादा जोड़ों को इन्वॉल्व करता है। और फाइनली दर्द, स्वेलिंग और अकड़न के कारण धीमे धीमे जोड़ों की चाल कम हो जाती है। तो पहले अगर किसी का जो है अगर कंधा या एल्बो सीधे से लेके इतना मुड़ता है नॉर्मल में, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में या ऑस्टियोआर्थराइटिस में धीमे धीमे चाल घट के इतना रह जाएगा। तो जॉइंट की जो है जो मूवमेंट है वो काफी कम हो जाता है। आर्थराइटिस से ग्रसित रोगी का इलाज कैसे किया जा सकता है, ये भी जरा विस्तार से समझाइए। सबसे पहले तो जब पेशेंट डॉक्टर से इंटरेक्ट करता है तो चूंकि जोड़ों की दिक्कत है तो एक्सरे बहुत इजीली अवेलेबल है। तो एक्सरे जनरली जो है पहला डायग्नोस्टिक टूल होता है। पेशेंट के एक्सरे जोड़ों का कराया जाता है जिसमें देखते हैं कि कंफर्म करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि नहीं है। दूसरा खून की जांचें होती हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कुछ जांचें खून की जैसे इसकी सीआरपी या टीएलसी या एंटी सीसीपी जिसे हम लोग कहते हैं वो बड़ी होती है। कुछ स्पेसिफिक आर्थराइटिस कमर की होती है जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसमें HLA-B27 पॉजिटिव पाई जाती है। और कभी कभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर जोड़ जैसे हाथों को इन्वॉल्व करती है या रिस्ट को इन्वॉल्व करती है तो फिर झिल्ली की सूजन को देखने के लिए फिर हम लोग MRI कराते हैं, यानी कि एक्सरे, ब्लड टेस्ट और MRI, ये 3 चीज जरूरी होती हैं आर्थराइटिस को कंफर्म करने के लिए। तो आपने इसके बारे में तो बखूबी जानकारी दी डॉक्टर साहब, लेकिन इस बीमारी के लिए किस तरह के ट्रीटमेंट उपलब्ध होते हैं, ये भी जरा दर्शकों को समझाइए। ट्रीटमेंट हमेशा आसान से मुश्किल तक जाता है, जिसको हम लोग पिरामिड कहते हैं। तो बॉटम ऑफ द पिरामिड में सबसे आसान काम होता है। अगर पेशेंट को किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो मॉर्निंग वॉक पे जाता है और आर्थराइटिस की वजह से रोज 1 से 1.5 किलोमीटर आराम से चल लेता है, तो ऐसे मरीजों को कभी कभार दर्द की दवा की जरूरत पड़ती है। कुछ पेशेंट्स हम लोग के लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम की वजह से वेट ज्यादा होता है और वेट के कारण चल नहीं पाते, तो इन सब में दवाई के अलावा हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट अपने मसल्स को बढ़ाए, मसल्स को इम्प्रूव करे और अपना वेट कंट्रोल करे। तो इसका मतलब एक्सरसाइजेस, वेट कंट्रोल और दवाइयाँ। ठीक, कभी कभी बीमारी जो होती है वो एक्यूट होती है, मतलब सडनली आती है और बहुत पेनफुल होती है। और अगर पेशेंट के अगर जोड़ अगर इतने घिसते नहीं एक्सरे में, तो फिर इन सब पेशेंट्स को हम लोग एक लोकल शॉट ऑफ स्टेरॉइड या इंजेक्शन भी देते हैं ताकि उसका पेन सेटल कर जाए। और लास्ट में 10 में से किसी एक पेशेंट में अगर आर्थराइटिस इतनी बढ़ जाए कि ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब ट्रीटमेंट फेल हो जाए और जोड़ काफी घिस जाए और उनमें टेढ़ापन अधिक काफी मात्रा में आ जाए, घुटनों में या कमर में या आपके कूल्हे में, तब ऐसे पेशेंट्स में हम लोग को जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। और डॉक्टर साहब, नी जॉइंट क्या होता है, ये भी जरा समझाइए। नी जॉइंट जिसको हम लोग घुटना कहते हैं,
वो सबसे कॉमनली इन्वॉल्व आर्थराइटिस का होता है, इसलिए शायद ये सवाल पूछा गया है। नी जॉइंट के दो हड्डियां होती हैं, एक होती फीमर जिसको हम लोग थाई बोन कहते हैं जो ऊपर होती है, और दूसरी होती टिबिया जिसको हम लोग जो है शिन बोन कहते हैं जो नीचे होती है। इन दोनों जॉइंट्स, दोनों हड्डियों को मिलाकर नी जॉइंट पैदा करते हैं। तो नी जॉइंट कोई भी जॉइंट में के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, 1, 2 या 3 हड्डियां, नंबर 1 ये, और उनके सपोर्टिंग लिगामेंट और कुछ नहीं होता, सॉफ्ट टिश्यू होता है जॉइंट के आसपास, ताकि वो नी को या कोई भी जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। क्योंकि सवाल नी जॉइंट का था, इसीलिए ये मॉडल में देख सकते हैं आप कि ये वाली हड्डी फीमर है, ये वाली हड्डी टिबिया है, और अगर ये फ्रंट है, ये बैक है। अगर नी को अगर साइड से देखें तो ये एक बैंड है ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, इसको हम लिगामेंट कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं साइड में है, इसलिए हम लोग कहते हैं कोलैटरल लिगामेंट्स। साइड में होती हैं लिगामेंट्स, कहते हैं कोलैटरल लिगामेंट्स। और अगर मैं नी को बेंड करूंगा तो आप देखेंगे एक वाइट स्ट्रक्चर है अंदर, इसको हम लोग कहते हैं क्रूशिएट लिगामेंट। तो नी में 4 इंपॉर्टेंट लिगामेंट होते हैं, साइड में 2 कोलैटरल लिगामेंट्स, फ्रंट में एक एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पीछे एक पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो फीमर बोन, टिबिया बोन, कोलैटरल लिगामेंट्स और क्रूशिएट लिगामेंट, ये सारे जो हैं कॉम्पोजिशन, सारे स्ट्रक्चर्स एक नी जॉइंट को कॉम्पोजिट बनाते हैं। तो नी जॉइंट क्या होता है ये तो आपने बता दिया, लेकिन कई लोगों के ये भी सवाल है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है, कैसे होती है और क्या कुछ इसके नतीजे सामने आते हैं, ये भी बताइए। हम लोगों ने देखा कि नी रिप्लेसमेंट नी होता क्या है। अगर हम लोग अगर अब नी के एंड को देखें या हम लोग कार्टिलेज को देखें, जिसको हम लोग लूजली कुशन कहते हैं, ये कुशन जो होता है और कुछ नहीं कार्टिलेज होता है जो बहुत स्मूथ होता है। स्मूथ क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी होता है, इसलिए ये ब्लू देखा गया है इसमें। ठीक, धीमे धीमे उम्र बढ़ने की वजह से ये पानी खत्म होने लगता है। क्योंकि पानी खत्म होता है इसलिए नी की चिकनाई खत्म होती है। जब चिकनाई खत्म होती है तो नी के जो जोड़ हैं वो आपस में रगड़ खाने लगते हैं, और जब रगड़ खाते हैं तो फिर उसमें जो है आपकी हीट पैदा होती है, जिसको हम लोग इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह से जोड़ों में सूजन आती है, और सूजन की वजह से धीमे धीमे जोड़ खुरदने होने लगते हैं। जब एडवांस स्टेज में पहुंचता है तो जोड़ की हालत ऐसी हो जाती है कि पूरा का पूरा जोड़ खुरदरा हो जाता है और मूवमेंट में बहुत तकलीफ होती है। जब ये बहुत तकलीफ होती तो फिर कार्टिलेज जो है वो रीग्रो नहीं करता, मतलब कार्टिलेज दोबारा ग्रो नहीं कर सकता। कार्टिलेज हम लोग कोई भी दवा खा लें या कोई भी इंजेक्शन लगवा लें, कार्टिलेज शरीर में दोबारा नहीं बनता है। अगर कार्टिलेज इतना घिस जाए कि 2 हड्डियां आपस में जो हैं घिस घिस के तकलीफ पैदा करे, ऐसे केसेस में अगर किसी को अगर नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड करना है तो हम जो घिसा हुआ पोर्शन है उसको निकाल लेते हैं और उसके ऊपर और नीचे एक मेटल कैप लगा देते हैं। इस मेटल कैप और इस मेटल कैप के बीच में एक प्लास्टिक लगाते हैं। तो इस प्रोसेस को, जिसमें कार्टिलेज को हम लोग निकाल देते हैं और उसको मेटल और प्लास्टिक से रिप्लेस करते हैं, इसको रफली हम लोग जो है नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। और डॉक्टर साहब, हिप जॉइंट क्या होता है ये भी जरा समझाइए और कितना कारगर हो सकता है। हिप जॉइंट में क्या होता है, इसमें एक बॉल होता है और इसमें एक कैप होता है, ठीक, और सॉकेट होता है। तो इसकी वजह से नी में सिर्फ एक ही तरह का मूवमेंट होता है, हिप जॉइंट में हर तरीके का मूवमेंट अलाउड है। ठीक, क्यों दिया गया ये? क्योंकि हिप के सहारे ही हम लोग नीचे बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, लेटते हैं, और सारा का सारा लोड चूंकि हम लोग को कम करना है नीचे बॉडी पे, इसलिए हिप जॉइंट को ज्यादा स्मूथ और ज्यादा सिमेट्रिकल बनाया गया है। जैसे नी जॉइंट है वैसे हिप जॉइंट में भी 2 बोन होती है। ऊपर वाले बोन को हम लोग एसिडेबुलम कहते हैं जिसका सॉकेट होता है, नीचे वाले बोन को हम लोग फीमर कहते हैं जो है इस बॉल होता है। तो बॉल ऑफ फीमर और एसिडेबुलर सॉकेट मिला के जो है एक हिप जॉइंट बनता है। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है, इसके बारे में भी जरा विस्तार से जानकारी दीजिए, दर्शक आपको सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। जैसे हम लोगों ने देखा कि वो जो ओरिजिनल मॉडल था वो बहुत स्मूथ था, वो मॉडल बहुत स्मूथ था, देखिए मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन
अगर हम ये डिजीज सरफेस देखेंगे जिसमें खुरदरापन आता है, इसको चला के देखेंगे, देखिए रुकावट है इसमें, ठीक। और कारण ये है कि अगर आर्थराइटिस, अगर हिप की आर्थराइटिस होती है तो जैसे नी जॉइंट में था वैसे ही ये सरफेस दोनों खुरदरे हो जाते हैं। इस खुरदरे सरफेस को रिप्लेस करने का एक ही तरीका है कि हम इस बॉल को रिप्लेस कर दें और इस सॉकेट को रिप्लेस कर दें। तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी और कुछ नहीं होता है, वो होता है कि फीमर की बॉल को काटना, उसके अंदर एक डंडी डालना और उसके ऊपर एक बॉल फिट करना, ताकि डंडी को डालते हैं ताकि ये बॉल स्टेबल रहे, फिट रहे। इसी तरीके से एसिटाबुलम जो हम लोग होते हैं इसको घिसते हैं और एक मैचिंग सॉकेट जो भगवान ने बना के दिया है, जो प्रकृति ने बना के दिया है, उसी के मैचिंग एक सॉकेट डाल देते हैं ताकि जो नॉर्मल मूवमेंट हो वो फिर से आ सके। और डॉक्टर साहब, रिप्लेसमेंट सर्जरी क्यों की जाती है और इसके फायदे क्या कुछ होते हैं, ये भी जरा समझाइए। पेशेंट को अगर एडवांस्ड आर्थराइटिस है किसी वजह से, इस आर्थराइटिस को रिलीव करने से अगर किसी डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट की लाइफस्टाइल इंप्रूव कर जाएगी, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर जाएगी, तो फिर वो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है रिप्लेसमेंट सर्जरी करने का। चूंकि रीजन हमको पता है कि क्यों करते हैं, उसका बेनिफिट भी वही है। रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पेशेंट की जो है मूवमेंट बढ़ जाती है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर जाती है, पेशेंट का पेन जोड़ों में नियरली खत्म हो जाता है और पेशेंट जो एक डिप्रेस पेशेंट रहता है, जोड़ की वजह से घर से बाहर चल फिर नहीं पाता या कोई काम नहीं कर पाता, वही पेशेंट ऑपरेशन के कुछ महीने बाद एक नॉर्मल रूटीन, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल व्यतीत कर सकता है। तो ये बेनिफिट है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का। किस तरह के इम्प्लांट्स का जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में उपयोग किया जाता है, ये भी समझाइए। चूंकि जॉइंट रिप्लेसमेंट को एक्सपेक्ट करते हैं कि सिंगल सर्जरी होगी लाइफ टाइम में, इसलिए ड्यूरेबल मटेरियल ही होना चाहिए। नी और हिप रिप्लेसमेंट में इन जनरल जो है, जो जॉइंट यूज करते हैं वो अक्सर यूज करते हैं एलॉय। एलॉय मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल, तो हाई क्वालिटी मेटल का मिक्सचर, ताकि वो ड्यूरेबल हो, वो ऊपर और नीचे यूज करते हैं, और एक हाई क्वालिटी प्लास्टिक जो ड्यूरेबल हो वो बीच में यूज करते हैं। हम लोग मेटल के ऊपर मेटल कभी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मेटल के ऊपर मेटल यूज करने में घर्षण या फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, इसलिए जो है ये देखा गया है कि वो सक्सेसफुल नहीं होता। इसलिए दो मेटल के बीच में एक प्लास्टिक को सैंडविच किया जाता है। हिप में क्या यूज करते हैं, हिप में फिर से भी हम लोग जो है मेटल यूज करते हैं और ऊपर मेटल यूज करते हैं और बीच में प्लास्टिक लगाते हैं। लेकिन चूंकि फीमर या हिप जो उनकी बनावट ऐसी होती है कि जहां हम लोग थोड़े से बेटर मेटल यूज कर सकते हैं, जिसकी फ्रिक्शन बहुत कम हो और घर्षण बहुत कम हो, जिसको हम लोग सिरेमिक कहते हैं। तो अगर कोई यंग पेशेंट आता है जिसमें हम लोग को 20 या 25 साल में ऑपरेशन करना पड़ता है, ऐसे केसेस में बहुत सारे सर्जन सिरेमिक को प्रेफर करते हैं, क्योंकि सिरेमिक में देखा गया कि फ्रिक्शन बहुत कम है और उसकी लाइफ मेटल के मुकाबले कम से कम दोगुनी लाइफ होती है। तो सिरेमिक, एलॉय और प्लास्टिक, ये तीन कंपोनेंट होते हैं किसी भी रिप्लेसमेंट को करने के लिए। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कितने समय तक चल सकती है, ये भी आप जरा समझाइए। मतलब अगर ये सवाल है कि नी रिप्लेसमेंट को कितना टाइम लगता है मतलब करने में, तो इन जनरल जो है एक नी रिप्लेसमेंट है, एक रिप्लेसमेंट की जो अवधि जो होती है वो 1 घंटा 10 मिनट से लेके 1 घंटा 30 मिनट के बीच की होती है। तो उसके पहले लेकिन पेशेंट को या तो बेहोश किया जाता है या कमर में सुई लगाई जाती है। तो जब पेशेंट ओटी के अंदर जाता है और ओटी के बाहर आता है, तो लगभग कोई भी पेशेंट को ओटी के अंदर से बाहर आने में लगभग 2.25 से 2.5 घंटे लग जाता है। लेकिन ऑपरेशन की एक्चुअल जो टाइम पीरियड होता है वो 1 घंटा 10 मिनट से 1 घंटा 30 मिनट के बीच ही होती है। और डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सर्जरी के बाद रोगी एक सामान्य जीवन जी सकता है और जीवन की सामान्य गतिविधियां क्या वो कर सकता है, ये भी जरा समझाइए। ये नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में 99% ऑफ द पेशेंट्स जनरली जो है ऑपरेशन के तुरंत बाद चलने लगते हैं।
क्योंकि हम लोग का पेन मैनेजमेंट बेटर हो गया है और पेशेंट को हम लोग एक अच्छे स्थिति में ही ऑपरेशन के लेते हैं। इसलिए एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे दिन पेशेंट भले ही वॉकर से सही, लेकिन वॉकर से कंफर्टेबली अपने रूम के बाहर जाके अपना कामकाज कर पाए। लगभग एक हफ्ता मान के चलिए कि पेशेंट को जो है वॉकर की जरूरत पड़ती है और उसके अगले हफ्ता 10 दिन कम से कम छड़ी की जरूरत पड़ती है। 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर कोई भी पेशेंट जिसका एक जॉइंट रिप्लेस हुआ है वो कंफर्टेबली बिना किसी सपोर्ट के आराम से घर के अंदर चल सकता है। तो नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट के बाद एक महिला लगभग 3 से 4 हफ्ते के बीच में किचन में जाके अपना काम कर सकती हैं, खाना बना सकती हैं और फिर लगभग 3 से 4 महीने के अंदर वो बाहर आराम से अपनी एक्टिविटीज एज अ नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकती हैं। हाँ, कर सकते हैं अधिकतर टाइम। सिर्फ एक ही प्रिकॉशन हम लोग कहते हैं किसी पेशेंट को लेने के लिए कि अगर जोड़ अगर बदले गए हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल जोड़ है, इसलिए पेशेंट को उखड़ा ना बैठना का अवॉइड करना चाहिए और पेशेंट को पल्थी नहीं लगानी चाहिए। कुछ जॉइंट्स ऐसे आ गए हैं जहां लगा सकते हैं, कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहां लगा सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में पेशेंट को ये 2 एक्टिविटीज अवॉइड करनी चाहिए, स्क्वाटिंग जिसको हम लोग कहते हैं उखड़ू बैठना और पल्थी लगाना। अगर ये 2 एक्टिविटीज अगर पेशेंट अवॉइड करता है और अगर पेशेंट गिरने से बचता है, अगर थोड़ा सा ध्यान दे, तो ये नी रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी किसी भी पेशेंट के लिए लाइफ लॉन्ग बून साबित हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, आपने तमाम बातें, महत्वपूर्ण बातें समझाई हमारे दर्शकों को। हमारे दर्शकों को जाते जाते आप कोई सुझाव या संदेश देना चाहेंगे क्या? हम लोग भले ही आर्थराइटिस को रोक ना पाए, लेकिन आर्थराइटिस की वजह से जो परेशानियां हैं, जैसे दर्द है, अकड़न है या मूवमेंट में प्रॉब्लम है, इन सबको वेट कंट्रोल, रेगुलर एक्सरसाइज, नियम पूर्वक नियमित अच्छा खाना और अगर अपने डॉक्टर ज़्यादा देर बिना अगर ये प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम कंट्रोल में रहे। तो डॉक्टर सौरभ शुक्ला, आर्थराइटिस से जुड़ी सही जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सही जानकारी हो तो हर बीमारी के इलाज संभव है। हमें उम्मीद है कि हमारे इस खास शो के जरिए आर्थराइटिस से जुड़े हर सवाल के जवाब आपको मिल गए होंगे। आज के इस खास शो में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।